बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो एक चीज़ मैं बता दूँ, बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे थे। मैं ट्रैवल कर रहा था पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया। मैं कुछ फैक्ट्स आपके सामने रख देता हूँ और ये बड़े इंटरेस्टिंग हैं। मैंने गुज़िश्ता माह भी एक दिन के लिए ट्रैवल किया था, क्योंकि मुझे कुछ लोगों से मिलना था और उन्होंने ये कहा था कि वो पाकिस्तान में घर बना कर देना चाहते हैं गरीबों को, और हम चाह रहे हैं कि आपसे मुलाकात हो जाए। तो क्योंकि वो लोग इकट्ठे थे, मैं उनसे मिलने के लिए यूएई गया था एक दिन के लिए। बड़ी खप पड़ गई थी पीछे से, बड़े लोगों ने रोला डाल दिया था, लेकिन मैं एक दिन के बाद वापस आ गया इसी तरह। और मुझे वापस आने से बहुत ज़्यादा रोका गया, मुझे धमकाया गया, मेरे लोगों को धमकाया गया कि इसको बोलो पाकिस्तान वापस ना आए, ये कर देंगे वो कर देंगे। एयरपोर्ट तक लोगों ने आकर मुझे रोका, लेकिन मैं पाकिस्तान वापस आ गया। अब थोड़े दिन पहले मेरा एक वीज़ा रुकवाया गया। मुझे बहुत अजीब लगा कि ये कैसे हो सकता है। इवन जब वहाँ बात की तो उन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन देने से इनकार कर दिया। फिर एक और जगह से इसी किस्म की एक्टिविटी हुई और फिर मेरा एक वीज़ा मेरे पास मौजूद था। 28 सितंबर को मुझे जो ऑस्ट्रेलिया की कम्युनिटी है उन्होंने रब्ता किया अगस्त में। उन्होंने कहा जी हम चाहते हैं कि आप ऑस्ट्रेलिया आएँ और हमारे यहाँ पे कुछ तकरीब होती है सालाना, उसके अंदर आप शिरकत करें। जुलाई अगस्त में उन्होंने रब्ता किया था। मैंने कहा जी मैं आ जाऊँगा अगर मेरे पास वक्त हुआ तो। अगर पाकिस्तान के अंदर कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ ऐसी ना हुई या माहौल ठीक हुआ तो मैं फिर ऑस्ट्रेलिया आपके पास आ जाऊँगा। मैं इससे पहले भी कुछ जगहों पे ट्रैवल करता रहा हूँ और मेरी ट्रैवलिंग का शौक़ भी है। अब हुआ ये कि उन लोगों ने मुझे 28 सितंबर को मेरा वीज़ा अप्लाई हुआ और 11 अक्टूबर को मुझे वीज़ा मिल गया। 11 अक्टूबर से लेकर मेरा वीज़ा ये वैलिड था मार्च के मिड तक, यानी मैं किसी भी वक्त जा सकता था और मेरे पास मल्टीपल एंट्रीज़ की ऑप्शन मौजूद थी कि मैं जाऊँ वापस आऊँ, जाऊँ वापस आऊँ, इस तरह था। तो ये लोग मुझे रब्ता करते रहे अक्टूबर में। मैंने कहा जी मैं नहीं आ सकता क्योंकि सैलाब मुतासरीन के लिए हम घर बना रहे हैं और उस पर मसरूफ़ हैं। उसके बाद नवंबर में रब्ता किया, बार बार कहते रहे मेरी टीम को भी कि आप लोग आ जाएं। तो हमने बताया कि जी हम अभी भी नहीं आ सकते। और उसके बाद फिर जब ये जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की रिटायरमेंट का इशू था तो मैंने कहा मैं बिल्कुल नहीं जा सकूँगा अभी ऑस्ट्रेलिया, और मैं ये जब रिटायरमेंट हो जाएगी तो इसके बाद फिर मैं पाकिस्तान से ट्रैवल करूँगा। तब तक मुझे लगता है मुझे यहाँ रुक कर देखना चाहिए, चीज़ें बहुत तेज़ी से डेवलप हो रही हैं और उनको रिपोर्ट करना होता है, लोगों को बताना होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी मिलती है। जब आप बाहर चले जाते हैं तो आपकी एक्टिविटीज़ और होती हैं, और जब आपका दिमाग अंगेज रहे बहुत सारे मामलात में तो फिर आप प्रॉपर काम नहीं कर सकते। तो मुझे उन्होंने कहा कि ठीक है। उसके बाद जैसे ही ये ख़त्म हुआ तो दिसंबर आ गया। अब नवंबर में इन्होंने कहा कि हम आपकी एक डोनर कॉन्फ्रेंस भी करवा देते हैं, यानी वहाँ पे कुछ एनजीओज़ हैं ऑस्ट्रेलिया में, वो आपके साथ काम करना चाहती हैं। हम उन एनजीओज़ को कहते हैं, वो 2 प्रोग्राम रख लेती हैं आपके लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के। आप वहाँ पे जाएंगे, ओवरसीज़ पाकिस्तानी उन एनजीओज़ को डोनेशंस देंगे और वो एनजीओज़ आपके साथ मिलकर हज़ारों मकानात पाकिस्तान के अंदर बनाएंगी सैलाब मुतासरीन के लिए। ये एक बड़ी अच्छी और पॉजिटिव चीज़ थी और मैंने उनके साथ इसको तय कर लिया कि ठीक है मैं आऊँगा। 5 प्रोग्राम उन्होंने मेरे रखवाए हुए थे और 5 वेन्यूज़ उन्होंने डिसाइड कर लिए थे। और हमें ट्रैवल करना था आज सुबह लाहौर एयरपोर्ट से। मैं और मेरी टीम के लोग हम लोग वहाँ एयरपोर्ट पहुँच गए और मेरे अकेले का वीज़ा जो है वो कैंसिल हो गया था। और वो वीज़ा बाद में कैंसिल हुआ, यानी पहले वीज़ा मुझे इशू किया गया, मेरा वीज़ा ग्रांटेड था, मौजूद था, वीज़ा लगा हुआ था, मैं पिछले 2 महीने में किसी भी वक्त ट्रैवल कर सकता था। लेकिन अब अचानक जो है वो वीज़ा कैंसिल कर दिया गया। अच्छा, उसकी कोई वजह नहीं बताएगी, ना मुझे ईमेल किया गया, ना मेरे जो होस्ट हैं उनको ईमेल किया गया, ना जो लोग बीच में लॉयर्स थे उनको भी ईमेल नहीं किया गया। तो वीज़ा ऑफिसर से बात की तो वो ये बताने में नाकाम रही कि मेरा वीज़ा क्यों कैंसिल किया गया। सिडनी में ऑस्ट्रेलिया में बात की तो वो भी ये बताने में नाकाम रहे कि वीज़ा क्यों कैंसिल किया गया। उनको ईमेल किया है, उसके ऊपर अब शायद वो जवाब देंगे। ये मेरे पास 3 मरतबा हो चुका है मेरे साथ इस किस्म का, और ये एक मरतबा तो मैंने ट्रैवल किया ना तो इस किस्म का मामला हो गया। इससे पहले 2 मरतबा और भी ये वाक़या हो चुका है और बड़े मशकूक और अजीबोगरीब हालात हैं। वहाँ पे ऑस्ट्रेलियन कम्युनिटी ने कहा जी हम जाके वहाँ पे जो इमिग्रेशन ऑफिस है उसके सामने एहतजाज करेंगे और हम ये करेंगे वो करेंगे। तो मैंने कहा जी वो आपकी ऑप्शन है, मैं तो पाकिस्तान से ट्रैवल नहीं कर सकता। तो अब ये तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का मामला है और आप जाने और वो जाने। तो उन्होंने वहाँ रब्ता किया और उनकी गालिबन को मुलाकात हो रही है वहाँ के जो इमिग्रेशन मिनिस्टर है उनसे। उन्होंने कोई टाइम लिया हुआ, उनसे मिलकर उनसे पूछेंगे कि वजह बताएं कि ये वीज़ा कैंसिल कैसे हुआ बगैर आगाह किए। ये अजीब मामला जो मेरे साथ हुआ है। मैंने जब ऑस्ट्रेलिया के दोस्तों से पूछा कि क्या ऐसा होता है, उन्होंने कहा जी नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, ये तो कुछ दहशतगर्दी का मामला है, कोई बड़ा खौफनाक इस तरह की चीज़ हो तो लगा हुआ वीज़ा यूँ कैंसिल हो सकता है, अदरवाइज ऐसा होता नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा फिर हुआ कैसे। उन्होंने कहा जी ये बहुत सिमिलर है उस केस के। मेरे दोस्तों ने मुझे बताया
जो लोग ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं, जो अरशद शरीफ के साथ हुआ यूएई में, जैसे उनका वीज़ा वहाँ से उनको निकाला गया और उसके बाद जब वो अप्लाई करते रहे तो उनको वीज़ा मिल नहीं रहा था। हालांकि यूएई का वीज़ा फ़ौरन किसी को भी मिल जाता है, कोई भी वीज़ा अप्लाई करे, विजिट वीज़ा, उसको यूएई का वीज़ा मिल जाता है। सिर्फ आप रिजर्वेशन करें, वो भी ना करें, बाद तो आपको वीज़ा यूएई का जल्दी से मिल जाता है। लेकिन वीज़ा मिल नहीं रहा था। अरशद भाई बार बार अप्लाई कर रहे थे। उन्होंने कहा जी बिल्कुल उससे मिलता जुलता केस है। उसके बाद होता क्या है, मैं वहाँ से बाहर आता हूँ और किसी किस्म का कोई शोर नहीं मचता, इसलिए कि मैं तो टिकट काउंटर तक गया था, मैं आगे तो गया ही नहीं था। मैं आपको क्लियरली बता दूं, और ये मैं पहले भी कह गया हूं कि ये चौधरी फैमिली जो है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इखलाक देखकर फैसला नहीं करेगी, ये अपना मफाद देखकर फैसला करेगी। ये जब इमरान खान के हक में फैसला करेंगे अपने मफाद के अंदर और एस्टेब्लिशमेंट की इजाजत से, तो ये एहसान चढ़ाएंगे। वरना इनकी एहसान फरामोशी का तो सबको पता है, ये कर देते हैं एहसान फरामोशी 1 मिनट के अंदर। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक आसिफ अली जरदारी एक्टिव है, और ये मैं सीरियसली आपको बता रहा हूं कि मेरे सोर्स ने मुझे बाकायदा ये इंफॉर्मेशन दी है। मैं क्लियरली आपको बता देता हूं कि आसिफ अली जरदारी एक्टिव है। नवाज शरीफ साहब ने इनकार किया कि परवेज इलाही को वज़ीर आला पंजाब बनाने का मतलब है कि पंजाब में PMLN की रही सही इज्जत भी खत्म हो जाए। हम वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही को नहीं बनाना चाहते। उसका रीज़न ये है कि अगर इनको बनाएंगे तो हमारे पास जो स्ट्रेंथ इस वक्त थोड़ी बहुत मौजूद है वो भी खत्म हो जाएगी, और इसका पॉलिटिकली इमरान खान को बहुत फायदा होगा। जरदारी साहब ने तो सिंध से इलेक्शन लड़ना, उनको क्या नुकसान होगा, लेकिन नुकसान हो जाएगा PMLN का, जो परवेज इलाही को वज़ीर आला बनाएंगे, और इमरान खान का पॉलिटिकल फायदा होगा। आज इलेक्शन नहीं होगा, कल हो जाएगा, 6 महीने बाद हो जाएगा, लेकिन उस इलेक्शन में इमरान खान साहब को इसका बेनिफिट होगा। तो नवाज शरीफ साहब नहीं मान रहे फिलहाल, अभी तक की मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। लेकिन एक मुलाकात होगी परवेज इलाही साहब की एक शख्स से, और उसका अरेंजमेंट किया जा रहा है, और यह कहा गया है कि आपके मामू गारंटी देंगे, गालिबन चौधरी शुजात हुसैन साहब ही मामू हैं, कि वो गारंटी देंगे तो फिर आपके साथ मामलात आगे बढ़ेंगे। और ये सब कुछ शुरू हुआ जब इमरान खान साहब ने परवेज इलाही को कहा कि आप असम्बलियाँ तहरील करें, उसके बाद फिर वो लोग इस्लामाबाद गए, वहां से फिर कहानी आगे की तरफ शुरू होती है। लेकिन याद रखिएगा, जब तक एस्टेब्लिशमेंट इजाजत नहीं देगी, एस्टेब्लिशमेंट ने अगर इजाजत दी तो परवेज इलाही असम्बलियाँ तहरील करेगा, और असम्बलियाँ तहरील करके ये कहेगा कि देखो हम इमरान खान के साथ खड़े थे, एहसान चढ़ाएगा। लेकिन अगर इजाजत ना मिली तो लड़ने के 100 बहाने हैं, और वो बहाने अब ये ढूंढ रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता ढूंढ लेंगे। इमरान खान साहब ने इसीलिए कहा कि अगर किसी इत्तेहादी की बात बुरी लगे तो अभी कारकुन जो है वो नज़रअंदाज करें। भारत आ जाते हैं अरशद भाई के केस की तरफ, लेकिन इससे पहले शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि इमरान खान की ख्वाहिश है कि असम्बलियों की तहरील में ताखीर ना की जाए। इमरान खान आइंदा चंद रोज में असम्बलियों की तहरील का इरादा रखते हैं। कौमी असम्बली से हमारे अरकान पहले ही बाहर आ चुके हैं। इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बलियाँ तहरील करने का ऐलान किया है। शाह महमूद कुरैशी साहब ये कह रहे हैं। हुकूमत से मामलात पर पेशरफ्त अभी तक नहीं हो सकी। अगर हुकूमत के साथ मामलात पर पेशरफ्त नहीं हो रही तो एक बात याद रखिएगा, PDM की हुकूमत ऐसे बैठने वाली नहीं है। जो आदम सवाती के साथ हो रहा है, जो शहबाज गिल के साथ हो रहा है, इन सारी चीज़ों की अगर आप जमा तफरीक करें, और जो अरशद भाई की फैमिली के साथ कल रात किया गया है कि मुद्दई उनकी वालदा को होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नाम जो उनकी वालदा ने दिए, साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का नाम दिया, फैसल नसीर साहब का नाम दिया, DG ISI नदीम अंजुम साहब का नाम दिया, ISPR के अंदर ब्रिगेडियर शफीक है उनका नाम दिया, ब्रिगेडियर फ़हीम है उनका नाम दिया, नुमान साहब है कर्नल उनका नाम दिया, और साथ में वकार और खुरम का नाम दिया। कोई 9-10 नाम उन्होंने दिए जो वालिदा हैं अरशद शरीफ शहीद की। और इन नामों से इतना खौफ पैदा हुआ अदालत में कि शाखावर जो हैं वकील, वो निकल लिए जो वकील थे। उन्होंने कहा जी अगर आपने ये दरख्वास्त देनी है तो मैं इसका हिस्सा नहीं बन सकता। तो वहाँ पे एक और वकील साहब हैं, उन्होंने हिम्मत की, उन्होंने कहा जी मैं इस केस को अगर आप इजाज़त दें तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। तो फिर वहाँ पे वो केस इस तरह से हुआ है। आज एक शहीद की माँ अदालत आई थी। इस अदालत को ये इम्तियाज़ हासिल है कि 3 शहीदों की वारिस जो है वो अदालत में इंसाफ मांगने आई है। तो अल्लाह ताला इस अदालत को तौफीक दे। हम इससे मायूस बिल्कुल नहीं होंगे। जो JIT की रिपोर्ट आई है ना, जो JIT तो नहीं थी, वो एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी टाइप बनी हुई थी, उसकी जो रिपोर्ट है उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हैं। लेकिन अरशद भाई की वालदा माजी जो है वो वहाँ पे अबदीदा हो गई बात करते हुए। मैंने उनको कभी कमज़ोर नहीं देखा। उन्होंने अपने बेटे की मैयत के ऊपर भी वो अबदीदा नहीं हुई, वो हम सबको हौसला दे रही थी। लेकिन चीफ जस्टिस साहब आपके सामने आकर वो भी अबदीदा हो गई, क्योंकि उन्हें पता है कि इंसाफ आप दे सकते हैं।
उनका कहना था कि मैं सुप्रीम कोर्ट की मशकूर हूं। चीफ जस्टिस ने कहा कि शुक्रिया की जरूरत नहीं, अदालत अपना फर्ज अदा कर रही है। अरशद भाई की वालदा ने कहा कि पाकिस्तान से जिस तरह अरशद को निकाला गया रिपोर्ट में लिखा है, अरशद को जैसे दुबई से निकाला गया वो भी रिपोर्ट में है। मुझे सिर्फ अपने बेटे के लिए इंसाफ चाहिए। जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब ने कहा कि आपको तहकीकाती टीम के बयान रिकॉर्ड करवाना होगा। वालदा ने जवाब दिया कि तहकीकाती टीम को बयान पहले भी रिकॉर्ड करवा चुकी हूं। अरशद शरीफ की वालदा ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि कई लोगों के नाम दिए हैं, हुकूमत कानून के मुताबिक उन तमाम जावियों से तफ्तीश करे। अब हुकूमत ही तो पर्चे करवा रही थी अरशद शरीफ साहब पे, यही तो बड़ा सीरियस मसला है। इसका हल इंशाल्लाह निकल रहा है और सब मिलकर निकाल रहे हैं। मैं आपको बताता हूं अभी वीलॉग के आगे चल के। अरशद शरीफ की वालदा ने कई लोगों के नाम दिए हैं, हुकूमत कानून के मुताबिक तमाम जावियों से तफ्तीश करे, फौजदारी मुकदमा है, इसलिए अदालत ने कमीशन कायम नहीं किया। केस शुरू से ही खुरम और वकार से होता है, शुरू ही वहां से होता है। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन जो एक रिपोर्ट बनी है, पुलिस की एक JIT बनी, उसको तो मुस्तरद कर दिया गया है अदालत की जानिब से। लेकिन जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई थी, उसके कुछ फैक्ट्स हैं जो बड़े अजीब किस्म के हैं। उसमें यह बताया गया कि 1 दर्जन के करीब अफराद अरशद शरीफ साहब से राब्ते में थे। मेरा भी राब्ता था उनसे, अब पता नहीं मेरा नाम उसमें है या नहीं, मैं देख लेता हूं। फिर पाकिस्तान मिशन दुबई के अफसरान के बयान भी कलमबंद किए गए हैं। खानदान और दोस्तों के मुताबिक अरशद शरीफ को कत्ल की धमकियां दी गई थी। अरशद शरीफ को किसने धमकियां दी, कोई सबूत ना मिल सका। अब धमकियों का सबूत कहां से हम देंगे? मैं सामने खड़ा हूं, आपको बता रहा हूं मुझे इसने धमकी दी है, इसने दी है, इसने दी है। मैं सबूत उस वक्त कैसे इकट्ठा करूं? वो तो व्हाट्सएप के ऊपर कॉल करके धमकी देते हैं, वो रिकॉर्ड भी नहीं होती। या बुलवा कर एक कमरे के अंदर बैठाकर धमकी देते हैं, वो रिकॉर्ड कैसे करें हम उनके दफ्तर में वो ताकतवर लोग हैं, उनको मिलने जाते हैं, वो बैठा के धमकी दे देते हैं कि यार तुम्हारे सामने फिर गोली लगी थी उसको, फलां को, ये हुआ था, वो हुआ था। तो ये तो वाकयात फिर हो जाते हैं। धमकियां देने के तो तरीके होते हैं, वो बुलाकर धमकियां देते हैं, तो वो हम कैसे बताएं, फिर कैसे रिकॉर्डिंग करें, उनकी सबूत कैसे फराहम करें? हम तो ये बता सकते हैं जी फलां दिन फलां जगह पे हम गए थे, आप चेक कर दें हमारा मोबाइल रिकॉर्ड। हम ये बता सकते हैं कि फलां बंदे ने बुला के हमें फलां बात की थी, या व्हाट्सएप का सारा डाटा रिकॉर्ड निकलवा लें पिछले 1 साल का, पता चल जाएगा किस किस को किस किसने फ़ोन किया था और कितनी कितनी देर बात हुई थी और क्या बात हुई थी, वो हम बता देंगे आपको। तो धमकियों के सबूत ऐसे तो नहीं हो सकते। सबूत तो वो FIR हैं जो उन धमकियों के बाद दर्ज हो गई थी और ज़मीन तंग कर दी गई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि अरशद शरीफ को 20 जून 2022 को UAE का वीज़ा जारी किया गया। वीज़ा 18 अगस्त 2022 तक के लिए था। अरशद शरीफ कीनिया गए तो उनके वीज़े में 20 दिन बाकी थे। अरशद शरीफ ने नई वीज़े के लिए 12 अक्टूबर 2022 को दोबारा रुजू किया, लेकिन अरशद शरीफ की दरख्वास्त को रद्द कर दिया गया। अरशद शरीफ ने मुख्तलिफ अजला में फौजदारी मुकदमात के अंदराज के 22 मुल्क को छोड़ा और उन्होंने कहा पाकिस्तान में 16 मुकदमा दर्ज किए गए, लेकिन तहकीकाती कमेटी को सिर्फ 9 मुकदमात की कॉपियां फराहम की गई। कमेटी ने इस्लामाबाद, बलूचिस्तान, सिंध के IG को भी खतूत लिखे। FIR के मुद्दईयान को पेश करने के लिए खतूत लिखे गए, लेकिन 16 में से सिर्फ 3 मुद्दई कमेटी के सामने पेश हुए। अरशद शरीफ पर इस साल 19 मई को एक ही दिन में 3 मुकदमा दर्ज हुए, 20 मई को 6 मुकदमा दर्ज किए गए। तहकीकाती रिपोर्ट में खदशा जाहिर किया गया कि FIR अंदराज में कानूनी तरीकों को पूरा नहीं किया गया। यानी ये भी कुछ जगहों पे लिखा हुआ है और वो पढ़ रहे हैं, अभी तफसीलात सामने आ जाएंगी, हम आपको बताते जाएंगे। और ये कहा कि ISPR एक दूसरे घर की तरह था अरशद शरीफ का, मुझे पता उनका बहुत अच्छा ताल्लुक था माजी में, और अरशद शरीफ ब्रिगेडियर शफीक के करीब थे। हुकूमत की तब्दीली के बाद अरशद शरीफ ब्रिगेडियर शफीक से इख्तलाफात हो गए। ब्रिगेडियर शफीक साहब जो है, इनके बहुत सारे लोगों से और भी इख्तलाफात हुए थे। वकील ने बताया कि अरशद शरीफ के खिलाफ कुछ मुकदमात ब्रिगेडियर शफीक के कहने पर दर्ज हुए। अच्छा, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के मुताबिक अरशद शरीफ के कत्ल से मुतालिक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर फैसल वाडा ने इतनी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इतनी डींगे मारी। वो कह रहे हैं जी जब उनसे पूछा कोई जवाब ही नहीं दिया उन्होंने। फैसल वाडा के बाद कोई सबूत नहीं थे, कोई चीज़ नहीं थी, किसी के कहने के ऊपर आया, बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इमरान खान को डैमेज किया, निकल लिया केस को ख़राब करके। उन्होंने कहा जी कीनिया से भी हमने इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है, रिपोर्ट के अंदर लिखा है वकार और अरशद का जो फ़ोन रिकॉर्ड है, iPad पुलिस के बजाय नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस के हवाले किया गया वहाँ पे। फिर उन्होंने कहा वकार के कीनिया और आलमी एजेंसियों के साथ रवाबित ज़ाहिर हैं और मजीद ये कि गैर मुल्की किरदार मुलव्वस हो सकते हैं। अरशद के साथ ड्राइविंग सीट पर मौजूद खुरम के बयानात के अंदर भी कुछ तजाद उन्होंने कहा जी पाया जाता है और उस पर यकीन नहीं किया जा सकता। फिर गोलियां लगने के मामले के ऊपर भी सवालात उठाए गए हैं, लेकिन तशद्दुद वाला मामला जो हमारे कुछ दोस्तों ने कहा कि जी तशद्दुद हुआ अरशद भाई के ऊपर, उसको बिल्कुल ये रिपोर्ट तस्लीम नहीं करती कि जी तशद्दुद हुआ है। वो खौफ फैलाने की एक कोशिश थी हमारे अपने दोस्तों की जानिब से, लेकिन बहुत ही काबिल मुज़म्मत और मुझे लगता है कि वो नहीं होना चाहिए था।
इसके बाद जी अहमद नूरानी ने कहा है जी कि कुछ चीज़ें जो हैं वो रिपोर्ट के अंदर से नहीं बताएगी, जो ऐसी चीज़ें रिपोर्ट में मौजूद हैं जो मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा पाकिस्तान का। वो ये कह रहे हैं कि इसमें लिखा है कि वकार अहमद ISI सेक्टर कमांडर इस्लामाबाद के साथ पाकिस्तान में राब्ते में थे और बहुत सारी चीज़ें उनसे पूछ कर की जा रही थी। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि जब वकार अहमद से इस बिल्डिंग जिसमें अरशद शरीफ रहते थे उसकी CCTV फुटेज मांगी गई तो उन्होंने कहा कि वो इस्लामाबाद सेक्टर कमांडर से पूछ कर देंगे ISI के। अरशद शरीफ के खिलाफ पाकिस्तान में मुकदमा दर्ज करवाने वाले लोग टीम के सामने पेश ही नहीं हुए, ये भी रिपोर्ट के अंदर लिखा है। अरशद शरीफ के खिलाफ कराची में दर्ज मुकदमे की FIR थाना मेमनगोट के SHO ने कटवाई थी और उनका ये कहना था कि उन्होंने ये काम अपने अफसरान के कहने के ऊपर किया। अच्छा, इसके अंदर जो मैंने वो पढ़ा है उसमें तारिक मतीन साहब ने भी इसको ट्वीट किया था और उसमें ऐसा लगता है कि वो ये कह रहे हैं कि उनको बुलवाया गया किसी जगह पे जहाँ एक एजेंसी के ऑफिसर्स भी बैठे हुए थे और उनको कहा गया ये मुकदमा दर्ज करना है। तो उन्होंने कहा जी ये जो सेडिशन का मुकदमा है ये रियासत की मुद्दत में दर्ज होता है, रियासत की परमिशन के बगैर दर्ज नहीं हो सकता। तो उन्हें कहा गया कि वो परमिशन बाद में हो जाएगी, आप फटाफट जो है वो जाके FIR दें। तो ये इस तरह की चीज़ें भी इसके अंदर शामिल हैं। और वकार अहमद के बारे में एक इन्फॉर्मेशन बड़ी अजीब है कि 18 दिसंबर 2017 को वो पाकिस्तान आए और उसके बाद से अब तक वापस ही नहीं गए। तो वो कौन से डॉक्यूमेंट पे पाकिस्तान से बाहर निकले, ये भी एक बड़ा सवाल है, उनको निकाला किसने। तो बहुत सारी चीज़ें मज़ीद वीलॉग्स के अंदर इन पे बात करते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं इन्फॉर्मेशन। अब तक इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।